स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री कक्षा 12th का चैप्टर सेकंड राजा किसान और नगर आरंभिक समाज और अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे। पिछले वर्ष में आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स और उनकी व्याख्यात्मक टिप्पणी के साथ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आंसर्स को हम इस क्विज के माध्यम से पूरा करेंगे। आशा करता हूँ कि आप इन सभी क्वेश्चंस को दोहराएंगे और परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे आज के क्विज में 1 से 10 क्वेश्चन होंगे और उनके उत्तर आपकी तैयारी को सुनिश्चित करेंगे। अगर आपके अंक 0 से 3 आते हैं तो आपको कठोर परिश्रम की ज़रूरत है। 3 से 6 तो गुड, और 6 से 8 अंक आते हैं तो वेरी गुड, और 8 से 10 एक्सीलेंट। प्रत्येक क्वेश्चन के बाद आपको 5 सेकंड उसका उत्तर देने के लिए समय मिलेगा और उसके बाद आपके सामने उत्तर और उसकी व्याख्यात्मक टिप्पणी आ जाएगी। स्टूडेंट्स, आपका पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। सर्वप्रथम सम्राट अशोक के शिलालेखों को किसने पढ़ने में सफलता प्राप्त की? हमारे ऑप्शन है ए जेम्स प्रिंसेप, बी जॉन मार्शल, सी कनिंघम, डी व्हीलर। इसका सही उत्तर है जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में प्रथम बार सफलता प्राप्त की गई थी। आइए इसी से जुड़े हम कुछ अन्य और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को समझें। अशोक के शिलालेख और अभिलेख जो कि अधिकतर प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। प्राकृत भाषा की जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। इनको सन 1838 में इतिहासकार जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में प्रथम बार सफलता प्राप्त की थी। सम्राट अशोक द्वारा भारत के विभिन्न भागों में स्थापित अब तक 44 अभिलेख मिल चुके हैं। ये शिलालेख वृहत, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख के रूप में प्राप्त हुए हैं। इन स्तंभ लेखों में कई स्थानों पर अशोक के लिए प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय शब्द लिखा हुआ है। प्रियदर्शी का अर्थ होता है मनोहर मुख की आकृति वाला, और देवनाम प्रिय का अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। यह शब्द सम्राट अशोक के लिए उच्चारित किए गए हैं, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। अशोक के अधिकतर अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, जबकि पश्चिमोत्तर भारत में मिले अभिलेख अरामाइक और यूनानी भाषा में भी पाए गए हैं। पश्चिमोत्तर भारत में मिले कुछ अभिलेख ख्रोष्टी भाषा में भी लिखे गए हैं। अरामाइक और यूनानी भाषा के अभिलेख अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, हमने सीखा कि अशोक के अभिलेख अधिकतर ब्राह्मी भाषा में, अरामाइक, ख्रोष्टी भाषा में भी पाए गए हैं। और प्रियदर्शी का अर्थ होता है मनोहर मुख की आकृति वाला, देवनाम प्रिय, देवताओं का प्रिय। अब तक अशोक के 44 अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं। इतिहासकार जेम्स प्रिंसेप ने 1838 में इसे प्रथम बार पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका पुस्तक की रचना किसने की? ऑप्शन है हमारे ए विष्णुगुप्त, बी विष्णु शर्मा, सी मेगस्थनीज, डी चंद्रगुप्त मौर्य।
स्टूडेंट्स, इसका सही उत्तर है इंडिका पुस्तक की रचना मैगस्थनीज के द्वारा की गई थी। आइए जाने मैगस्थनीज कौन था और उसने यह पुस्तक कब लिखी। मैगस्थनीज को भारत में बेबीलोन व फारस के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। पाटलिपुत्र में यह यूनानी राजदूत 302 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक भारतवर्ष में रहा। उसने भारत में आंखों देखा वृत्तांत अपनी पुस्तक इंडिका में वर्णित किया है। मौर्यकालीन भारत के संबंध में यह विदेशी वृत्तांत विदेशी राजदूत के द्वारा लिखी गई बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। भारत की प्राकृतिक जलवायु, मौसम, पेड़ पौधे, शासन प्रणाली, लोगों का वर्णन इस पुस्तक में किया गया है, परंतु यह पुस्तक मूल रूप से अब उपलब्ध नहीं है। परंतु इस पुस्तक का जो वृत्तांत है हमें मैगस्थनीज के बाद के यूनानी इतिहासकार विचारक स्ट्रैबो, डियोडोरस, पिलानी, एरियन, प्लूटार्क की पुस्तकों में इसका वर्णन मिलता है। यह एक महत्वपूर्ण विदेशी वृत्तांत है। इसमें मौर्य प्रशासन के बारे में हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। सैनिक गतिविधियों का संचालन किस प्रकार से होता था, कैसे उनके लिए अलग अलग 6 समितियां बनाई गई। इन 6 समितियां जो कि क्रमशः नौसेना, यातायात, खान पान संचालन, पैदल सैनिकों का संचालन, अश्वारोहियों का संचालन, रथों का संचालन, हाथियों का संचालन से जुड़ी हुई ये क्रमशः 6 समितियां थी। इसी प्रकार से सैन्य प्रशासन में दूसरी उप समिति, जिनका कार्य उपकरणों को ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था करना, सैनिकों के लिए भोजन, जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था, सैनिकों की देखभाल करने के लिए सेवकों की नियुक्ति इत्यादि का कार्य था। तो इंडिका पुस्तक मौर्यकालीन महत्वपूर्ण ऐतिहासिक वृत्तांत है, परंतु यह मूल रूप में अब उपलब्ध नहीं है। इसके अंश हमें परवर्ती इतिहासकारों के पुस्तकों में इसका वर्णन मिलता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना किसने की। ऑप्शन है हमारा ए चाणक्य, बी मैगस्थनीज, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी विष्णु शर्मा। स्टूडेंट्स, इसका सही उत्तर है चाणक्य ने। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य के द्वारा की गई थी। चाणक्य को हम इतिहास में विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। यह चंद्रगुप्त मौर्य का राजनीतिक गुरु और शिक्षक था, जिसने चंद्रगुप्त को सिंहासन प्राप्त करने में, मौर्य वंश की स्थापना करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यह पुस्तक, इसके नाम से जैसे कि पता लगता है कि यह अर्थव्यवस्था से संबंधित पुस्तक है, परंतु ऐसा नहीं है। यह पुस्तक हमें मौर्य प्रशासन के बारे में, उसके राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था इत्यादि के बारे में संक्षिप्त विवरण बताती है। यह पुस्तक 15 खंडों में विभाजित है। प्रत्येक खंड में लेखक ने तत्कालीन राजनीति, शासन प्रबंध, भारत की स्थिति, समाज, संस्कृति को विस्तार रूप में वर्णित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई है। गुप्तकालीन यह ऐतिहासिक अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन है हमारा ए चाणक्य, बी विष्णु शर्मा, सी समुद्रगुप्त,
डी हरिसेन। स्टूडेंट्स, इसका सही उत्तर है हरिसेन के द्वारा। आइए विस्तार पूर्वक जाने। प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद स्तंभ लेख के नाम से भी जाना जाता है। स्टूडेंट्स, यह समुद्रगुप्त के मंत्री हरिसेन के द्वारा रचित है। सम्राट समुद्रगुप्त के दरबार में हरिसेन राजकवि था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है और इसके पीछे कि समुद्रगुप्त ने लगभग संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार अपनी सैनिक विजयों से कर लिया था। गुप्त वंश की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। यह गुप्त संवत का प्रारंभ 320 ईस्वी में हुआ। समुद्रगुप्त 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। समुद्रगुप्त द्वारा दक्षिण भारत के राज्यों की विजय प्राप्त कर 12 राजाओं के संघ को पराजित किया गया था। संपूर्ण भारत पर अधिकार करने कारण उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को इतिहासकार लिच्छवी दोहित्र के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उनकी पिता के द्वारा चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा लिच्छवी वंश से वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए थे। समुद्रगुप्त को उसके काल के सिक्कों में वीणा वादन करते हुए दर्शाया गया है। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि गुप्त वंश का कौन सा शासक संगीत प्रेमी था, तो इसका उत्तर होगा समुद्रगुप्त। उसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ भी किया गया था, जो कि उसके सिक्कों पर वो चित्र उत्कीर्ण किए गए हैं। गुप्त वंश का दूसरा महत्वपूर्ण शासक स्टूडेंट्स चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 380 ईस्वी से लेकर 414 ईस्वी तक भारत में शासन किया। उसके शासन की सबसे बड़ी उपलब्धि विदेशी आक्रमणकारी शक जाति को पराजित करना था, जिसके कारण से उन्हें शकारी की उपाधि भी इतिहास में दी गई है। उन्होंने उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाया और अपनी विजय के कारण उन्हें विक्रमादित्य की उपाधि भी दी गई है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अशोक के द्वारा कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मौर्य काल से संबंधित है। ऑप्शन है हमारे ए 269 ईसा पूर्व, बी 273 ईसा पूर्व, सी 261 ईसा पूर्व, डी 251 ईसा पूर्व। इसका सही उत्तर है 261 ईसा पूर्व। अशोक के द्वारा कलिंग युद्ध लड़ा गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है प्राचीन भारत के इतिहास में। अशोक के द्वारा कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया। इस युद्ध में उसने कलिंग नरेश लिंगराज से युद्ध लड़ा था। यह घटना अशोक के जीवन की महत्वपूर्ण घटना है। इस युद्ध में रक्त विभीषिका को देखकर अशोक ने युद्ध का मार्ग छोड़ दिया था और अहिंसा का मार्ग अपना लिया। अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उसने अपना योगदान दिया। अशोक मौर्य काल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक रहा है। उसे अशोक महान भी कहा जाता है। अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। उसने अपने शासनकाल में श्रीनगर,
व ललित पाटन जैसे नगरों की स्थापना की। अशोक के द्वारा निर्मित सांची का स्तूप बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है, ऐतिहासिक धरोहर है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र और पुत्री को विदेशों में भेजा। अशोक के जीवन की महत्वपूर्ण घटना, उसने धर्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्र की नियुक्ति की। प्रजाजनों के लिए उसने संपूर्ण भारतवर्ष में वृहत शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख स्थापित करवाए। अब तक अशोक कालीन 44 शिलालेख हमें प्राप्त हुए हैं। 13वें शिलालेख में अशोक ने कलिंग विजय का वर्णन किया है। अशोक के सारनाथ स्तंभ लेख से ही वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है ए 12, बी 14, सी 16, डी 18। इसका सही उत्तर है 16। महाजनपदों की संख्या 16 थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4ठी सदी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा। ये 16 जनपद इस प्रकार थे: अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, पांचाल, कुरु, मल, चेदी, वत्स, पांचाल, कंबोज, गंधार, अवंती, अस्मक, सूरसेन व मत्स्य यह प्रमुख महाजनपद थे। इन महाजनपदों में मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा। उसके कारण निम्नलिखित थे। यह क्वेश्चन बार बार बोर्ड परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। आरंभ में मगध महाजनपद की राजधानी राजगीर थी। राजगीर का अर्थ होता है राजाओं का घर। 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को इसकी राजधानी बनाया गया और इसके शक्तिशाली उभरने के कई कारण थे। यहाँ की भूमि उपजाऊ थी। यहाँ लोहे की खदानों के कारण अस्त्र शस्त्र की उपलब्धता सुलभ थी। वनों में हाथियों की उपलब्धता से सैन्य बल को मजबूती प्रदान करती थी। गंगा में उपनदियाँ आवागमन के साधनों को सुलभ बनाती थी। महाजनपद में महत्वाकांक्षी शासक मगध जनपद में हुए, जैसा कि बिम्बसार, अजातशत्रु सब जैसे शासक हुए। इन कारण से यह महाजनपद शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभर कर सामने आया।